Hello everybody, welcome to the session of operating system. So today we will be discussing some of the numerical problems which were being asked in previous year UGC NET and GATE examinations. So let's start with the first question. The first question is, consider the following four processes with the arrival time and length of CPU burst time given in milliseconds. The average waiting time for preemptive SJF scheduling is what? This question was asked in UGC NET Computer Science 2017 पेपर नंबर 3. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एवरेज वेटिंग टाइम हमें फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है? 4 प्रोसेसेस है, अराइवल टाइम गिवन है और उनका बर्स्ट टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है. प्रीएम्प्टिव एसजेएफ का मतलब होता है, प्रीएम्प्टिव मीन्स which can be interrupted in between, उसको हम बोलते हैं preemptive. and SJF is your shortest job first. तो जो सबसे छोटा जॉब होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उससे बड़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उससे बड़ा एग्जीक्यूट होगा. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम. So let's start with the question, how to solve it. So this is the process. P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम है इनका जैसा कि गिवन है 0, 1, 2 and 3 और बर्स्ट टाइम है 8, 4, 9, 5. So this is given in the question. Now we have to find the average waiting time. So first of all, we make a Gantt chart for this. Let's start it by making a Gantt chart. तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रोसेस आया. अराइवल टाइम जिसका है 0, तो मतलब ये सबसे पहला प्रोसेस आया. ये प्रोसेस आया 0 मिलीसेकेंड्स पे. कौन सा प्रोसेस आया? P1. और P1 कितनी देर तक के लिए चलेगा? 1 मिलीसेकेंड P1 चला, जिसका बर्स्ट टाइम था 8 मिलीसेकेंड्स. यहाँ पे मैंने 7 लिखा. और नेक्स्ट देखा कि कौन सा प्रोसेस आया. 1 पे एक प्रोसेस आया जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकेंड्स ही है. तो जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकेंड्स है, मतलब वो प्रोसेस छोटा है एज कंपेयर टू P1, क्योंकि जितना बर्स्ट टाइम छोटा होगा उस प्रोसेस को हम पहले लेंगे, बिकॉज हमारी कॉन्सेप्ट यही बोलती है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो सबसे छोटा जिसका बर्स्ट टाइम होगा उसको आपको पहले एग्जीक्यूट करना है. तो इसीलिए हमने P1 को बीच में छोड़ दिया. 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ 7 लिख दिया और इसको हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया. देन वी हैव P, कौन सा चलेगा उसके बाद देखते हैं. P2 चलेगा. अब P2 कितनी देर तक के लिए चलेगा? ये चला है हमारा 4 मिलीसेकेंड्स तक. इट इज 5. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 0. ये 4 मिलीसेकेंड्स तक चला है. फिर उसके बाद अब ये देखना है अब कौन सा प्रोसेस चलेगा जो सबसे छोटा है. अब देखो P1, P3 और P4 में सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है? तो वो है हमारा P4. तो P4 चलेगा. कितनी देर तक के लिए चलेगा P4? 5 मिलीसेकेंड्स तक के लिए. तो यहाँ 5 + 5 10 हो जाएगा. उसके बाद में कौन सा प्रोसेस चलेगा? उसके बाद चलेगा P1. तो P1 कितनी देर तक के लिए चलेगा? 7 मिलीसेकेंड्स तक के लिए. तो ये 17 हो जाएगा. और फिर चलेगा P3. तो P3 कितनी देर तक के लिए चलेगा? 9 मिलीसेकेंड्स तक के लिए चलेगा. तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा. So this is how we can make a Gantt chart. अगर Gantt chart गलत हो जाएगा तो आप मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा. तो Gantt chart आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के बनाना होगा. Now let's see how to find the average waiting time. तो एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना है वेटिंग टाइम सभी प्रोसेसेस का. तो हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम. तो वेटिंग टाइम फॉर P1 निकालेंगे. कैसे निकालेंगे P1 का? देखिए, P1 आया था 0 मिलीसेकेंड पे, चला 1 मिलीसेकेंड तक, यहाँ पे आके रुक गया. उसके बाद में P1 वापस चला 10 मिलीसेकेंड पे. मतलब P1 ने कितना वेट किया? 1 पे रुका और 10 पे चला. मतलब P1 ने कितना वेट किया? 10 - 1 = 9 मिलीसेकेंड तक P1 ने वेट किया. फिर नेक्स्ट है P2. तो देखते हैं P2 ने कितना वेट किया. P2 कब आया था? 1 मिलीसेकेंड पे तो आया था और 1 मिलीसेकेंड पे ही चल दिया.
तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलीसेकेंड वेट किया है P2 ने। फिर आया P3, तो ये है हमारा P3। P3 कब आया था? 2 मिलीसेकेंड्स पे। P3 चला कब? 17 मिलीसेकेंड्स पे। तो 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 मिलीसेकेंड्स, इतना वेट किया P3 ने। फिर नेक्स्ट आया था P4, तो P4 देखो कब आया था? 3 मिलीसेकेंड्स पे। और P4 चला कब था हमारा? P4 चला था 5 मिलीसेकेंड्स पे। तो P4 ने कितना वेट किया? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मिलीसेकेंड्स वेट किया है P4 ने। ऑलराइट, अब मुझे क्या निकालना है? इसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए एवरेज वेटिंग टाइम वो हम कैसे निकालते हैं? 9 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब होता है 26 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6.5 milliseconds. So you can see from here the average waiting time is what? It is 6.5 milliseconds. Number of processes थे 4, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया था 4 से। Okay. So the correct answer is 6.5 milliseconds as it was given in the options. Now the next question is, we have to find the preemptive priority scheduling algorithm. We have to use this preemptive priority scheduling algorithm and we have to find the average waiting time corresponding to it. Okay. So let's start with this. Here it has been given, process given है, arrival time given है, burst time given है और priorities given है। और ये बता रखा है जहां है 0 उसका मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब 0 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 1 से, 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 2 से, 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 3 से, मतलब सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है? 0 की है। और यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है विच कैन बी इंटरप्टेड इन बिटवीन। ओके, and this question was asked in GATE Computer Science 2017 paper. So let's start doing this question. So in the given question it has been given process है हमारा P1, P2, P3, P4 and P5. Then the arrival time is given as 0, 5, 12, 2 and 9. Then burst time is given as 11, 28, 2, 10 and 16 and the priorities given are as 2, 0, 3, 1 and 4. तो ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है और ये पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एज पर द प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे भी हमको सबसे पहले बनाना है एक गैंट चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ गैंट चार्ट। तो ये हम एक गैंट चार्ट इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा प्रोसेस चला। तो देखो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा? P1, क्योंकि आया कौन सा प्रोसेस था? एज पर अराइवल टाइम देखते हैं कौन सा प्रोसेस आया था सबसे पहले P1। तो P1 आया और P1 के आने के बाद कौन सा प्रोसेस आया? P4 आया 2 मिलीसेकेंड्स पे, मतलब P1 कम से कम 2 मिलीसेकेंड्स तक तो चले गई, तो P1 चला 2 मिलीसेकेंड्स तक। बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? 9 मिलीसेकेंड्स। फिर P4 जब आया 2 मिलीसेकेंड्स पे तो P4 की प्रायोरिटी चेक की। P4 की प्रायोरिटी थी 1 और पहले जो प्रोसेस चल रहा था P1 उसकी प्रायोरिटी थी 2, मतलब P4 को हमको लेना पड़ेगा। P4 प्रोसेस जो होगा वो प्रीएम्प्ट करेगा P1 प्रोसेस को, तो इसीलिए P1 हमने बीच में रोक दिया और यहाँ पे कौन सा चलेगा प्रोसेस? P4 चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक इससे ऊपर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं आ जाता तब तक चलेगा। अब P4 की प्रायोरिटी 1 है, मतलब ये 0 प्रायोरिटी इससे अच्छी वाली प्रायोरिटी है, बिकॉज 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो 0 जो है वो कब आया? उसका अराइवल टाइम है 5। ओके, 5 मिलीसेकेंड्स पे आया।
तो हम P4 को कब तक चला सकते हैं, 3 मिली सेकेंड्स और चला सकते हैं, मतलब हमने 5 तक चलाया। तो P4 का बर्स्ट टाइम अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 मिली सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस चलेगा, अब देखो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे 5 मिली सेकेंड्स पे कौन सा प्रोसेस आया है, जिसकी प्रायोरिटी 0 है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, P2 को चलाएंगे, कितनी देर तक के लिए चलाएंगे, P2 को चलाएंगे 28 मिली सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ देखो मैंने P2 को चलाया 28 मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब 33 तक चलेगा। 5 + 28 इज इक्वल टू 33, राइट। तो ये कितना हो गया, इसका बर्स्ट टाइम 0। तो जब प्रायोरिटी 0 वाला कंप्लीट हो गया, अब वापस किधर आ जाओ, प्रायोरिटी 1 वाले पे आ जाओ और इसको चला दो। तो P4 चलेगा कितनी देर तक के लिए, 7 मिली सेकेंड्स और, तो ये हो जाएगा 40। 33 + 7 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 0 मिली सेकेंड्स। उसके बाद कौन सा चलेगा, उसके बाद चलेगा P2। तो P2 कितनी देर तक के लिए चलेगा, सॉरी P1। तो P1 कितनी देर तक के लिए चलेगा, P1 चलेगा आपका, जो बचा रिमेनिंग टाइम था वो था 9 मिली सेकेंड्स तक के लिए, तो ये हो जाएगा 49। उसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा, 9 से हो जाएगा ये 0 मिली सेकेंड्स। अब उसके बाद देखो कौन सा चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी 3rd नंबर की थी, मतलब P3 चलेगा। तो P3 चलेगा कितनी देर तक के लिए, P3 चलेगा 2 मिली सेकेंड्स तक के लिए, ये हो जाएगा 51 पे यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है P5। तो P5 कितनी देर तक के लिए चलेगा, P5 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है, 16 मिली सेकेंड्स। तो P5 चलेगा 16 मिली सेकेंड्स तक के लिए, और ये कितना हो जाएगा, 67। तो ये हमारा एक गैंट चार्ट बना है, जिसके अंदर हमने देखा है हाउ टू पुट दीज वेरियस प्रोसेसेस, और इन्हीं प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली हम अपना वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है आपको वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, और एक और चीज होती है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कि आपको कंप्लीशन टाइम भी कभी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगा प्रोसेस को कंप्लीट होने में, टर्न अराउंड टाइम भी पूछ सकते हैं, और आपको वेटिंग टाइम भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में तो वैसे सिर्फ वेटिंग टाइम ही पूछा है, पर मैं आपको तीनों चीजें बता देती हूँ। तो देखो P1 को कितना टाइम लगा टोटलिटी में कंप्लीट होने में, तो P1 को कितने लगे, 49 सेकेंड्स लगे। उसके बाद तो P1 चला ही नहीं, तो P1 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 49 मिली सेकेंड्स। P2 इस तरह से कब कंप्लीट हुआ, 33 मिली सेकेंड्स पे। उसके बाद तो P2 चला ही नहीं, तो P2 के लिए कंप्लीशन टाइम हुआ 33 मिली सेकेंड्स। ओके, फिर इसी तरह से देखते हैं P3 के लिए कितना हो गया, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, इट इज 51 मिली सेकेंड्स। फिर P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, इट इज 40 मिली सेकेंड्स। और उसके बाद में P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, इट इज 67 मिली सेकेंड्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि P5 के लिए हो जाएगा इट इज 67 मिली सेकेंड्स। उसके बाद हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम इट हैज टेकन टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। तो P1 तो इतना ही है, P1 तो जब आया तब चला, और जब वेट किया उसके करस्पॉन्डिंगली टर्न अराउंड टाइम है 49 मिली सेकेंड्स। अब देखते हैं P2 के लिए हम कैसे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, राइट। तो P2 के लिए हम टर्न अराउंड टाइम निकला, वो है हमारा 28 मिली सेकेंड्स। तो 28 मिली सेकेंड्स कैसे निकाला है हमने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से भी आप निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 33 - 5 कितना हो जाएगा, 28 मिली सेकेंड। सिमिलरली 51 - 12 हमारे पास में हो जाएगा कितना, 39 मिली सेकेंड्स। 40 - 2 हो जाएगा 38 मिली सेकेंड्स, और 67 - 9 हो जाएगा 58 मिली सेकेंड्स। ओके, अब मुझे निकालना है वेटिंग टाइम, किसने कितना वेट किया, राइट। तो किसने कितना वेट किया हमें निकालना है। तो हम यहाँ से नॉर्मली निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम के लिए, वी कैन इजीली फाइंड आउट लाइक दिस। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, लाइक टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, उससे भी आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम माइनस
बर्स्ट टाइम। तो कितना हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम है 49 माइनस 11 इट इज इक्वल टू 38। उसके बाद में 28 माइनस 28, बर्स्ट टाइम है 28 इक्वल टू 0 मिली सेकेंड्स। फिर है 39 माइनस 2, ये 2 है स्टार्टिंग में, इट इज इक्वल टू 37 मिली सेकेंड्स। देन वी हैव 38 माइनस 10 इज इक्वल टू 28 मिली सेकेंड। 38 माइनस 10 28 मिली सेकेंड हो जाएगा। और 58 माइनस 16 इज इक्वल टू 42 मिली सेकेंड्स। तो आप देखेंगे आपके सामने सभी का वेटिंग टाइम आ चुका है। दिस इज द वेटिंग टाइम फॉर P1, दिस इज फॉर P2, P3, P4 और P5। अब क्वेश्चन में ये पूछा था यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए 38 प्लस 0 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 42, ये सारे प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम है। हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास में 5। सो वी विल डिवाइड इट लाइक दिस। सो उसके अकॉर्डिंगली इट इज 38 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 0। मैं से देखेंगे ये था हमारा 38 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 0 divided by 5 and it is like we have to calculate it. So 145 divided by 5 it is equal to 29 milliseconds and this is the correct answer. So this question was asked in GATE 2017 question and it is a very easy question if you know how to make a Gantt chart. अगर Gantt chart आपने प्रॉपरली बना दिया है और आपको पता है कि हम कैसे निकालेंगे बर्स्ट टाइम गिवन है, कैसे निकालेंगे हम टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालना है आपको, completion time and waiting time, because sometimes the question can be asked like this also, you have to find the this turnaround time or the completion time. So by the help of this question I think this is clear to all of you. Okay, thanks for watching the video.